आज का हमारा टॉपिक है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें है हमारा। ऑलमोस्ट आप फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, तो उसी का थोड़ा सा जो है ना रिकैप करते हुए हम लोग पीछे का रिकैप करते हुए और आपके इस क्लास में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ये काम आएगा और 11th-12th में भी आपको उतना ही परेशान करेगा जितना अभी करेगा अगर नहीं समझेंगे तो। इसलिए कोशिश करें यहाँ से समझने का। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच में एबव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मतलब दुनिया का सारा काम फोर्स कर रहा है। बॉडी का शेप साइज चेंज करने में हम अगर सपोज कुछ ये है, इसको अगर हम लोग फोर्स लगा दें इसका साइज चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा। आपका कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है उसको अगर हम लोग तो रुक जाएगा। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसे फोर्स लगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो एकाएक रेस्ट में भी चला जाएगा, मतलब रुक जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बहुत सारा आप पढ़े हैं क्लास 8 में। फोर्स इज अ पुश और पुल, पुश और पुल सेम है, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जिससे कि इतना सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसी को अगर हम लोग इफेक्ट को अगर पॉइंट वाइज देखें तो सेम फोर्स कैन move a body at rest, force can stop a moving body, मतलब जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, जो मोशन में उसको रेस्ट में ला सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, सेम उसी चीज़ को हम लोग पॉइंट वाइज लिख लिए हैं। तब है कि यहाँ पे अब एक क्लासिफिकेशन किया गया है फोर्स का। हम लोग फिर से करते हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे कि फोर्स को जो है ना हम लोग क्लासिफाई करते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी में कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स जो दो सरफेस के बीच में लग रहा है, मतलब ये दो सरफेस है, जब तक ये दो सरफेस फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, उसी को कहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। तो contact force are those type of force which result when the two interacting object are physically contacting each other। जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा कांटेक्ट फोर्स नहीं वर्क करेगा। अभी की कांटेक्ट फोर्स होते क्या क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को यहाँ पे आप मैकेनिकल फोर्स भी कह सकते हैं या मस्कुलर फोर्स भी कर सकते हैं, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब बारी बारी से इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा अप्लाइड फोर्स, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले हम लोग देखेंगे। एन अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स विच अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट। अप्लाई फोर्स से अप्लाई करना, कोई ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, बाई अ पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर पर्सन के थ्रू। तो पर्सन जब हम लोग किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स लगता है। या उसी को आप है ना मस्कुलर फोर्स, क्योंकि मसल्स हैं, ये देखिए मसल्स है ना, ये मसल्स है तो इसका फोर्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये जिसका जितना ज़्यादा है उतना वो ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल इफ पर्सन इज पुशिंग अ डेस्क अक्रॉस द रूम। अब हर वो चीज़ जो आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं घर पे, डेस्क को आप खींच रहे हैं, डेस्क को धकेल रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, ये सब मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आएगा। देन देयर इज अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। द अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द डेस्क बाय द पर्सन। बस इतना ध्यान रखना है कि जब तक कांटेक्ट में नहीं आए, हम चाह रहे हैं इस पेन को उठाना, अगर मान लेते हैं सरफेस पर रखा हुआ है, अगर उठाना चाहे तो जब तक इसको कांटेक्ट में नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, तब तक ये उठेगा क्या, नहीं। ऐसा जादू वाला तो है नहीं कैसे करके उठ जाएगा। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, बस इतना ही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यही है आपका। बाकी दुनिया का हर चीज़ कर दीजिए, डेस्क उठा रही है, बेंच, टेबल, बक्सा, पेटी, जितना घर का सामान है सब हटाइए, उठाइए, धकेलिए, तोड़िए, सब मस्कुलर फोर्स या अप्लाइड फोर्स। नॉर्मल फोर्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं, आप 10th में भी पढ़ेंगे, 11th-12th में आगे पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर, हमेशा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, मतलब ये सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली अगर फोर्स लग रहा है तो ये नॉर्मल फोर्स है। द नॉर्मल फोर्स इज सपोर्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज कॉन्टेक्ट विथ अदर स्टेबल ऑब्जेक्ट। ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इतना चीज़ समझाने के लिए लिखते हैं, अगर नहीं भी हो तो बस इतना याद रखिएगा कि नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल में
If a book is resting upon the surface, then the surface is exerting an upward force. मतलब अगर कोई बुक को इस पेन को रख दिया सरफेस पे, तो ये सरफेस जो है ना ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये पेन जो है ना वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लगा रहा है, और ये पेन जो है ना परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्मल फोर्स कर रहे हैं। और ये इसीलिए नहीं धंस रहा है क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहा है, पेन लगा रहा है डाउनवर्ड, उतना ही ये बेंच जो है ना ऊपर। आप जहां बैठे हैं, मैं यहाँ जहां बैठा हूं, अगर मैं धंस नहीं रहा हूं, इसका मतलब कि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही फोर्स ये सरफेस हमारे ऊपर लगा रहा है, इसलिए मैं बैठा हूं। अगर सरफेस का फोर्स कम हो जाए तो मैं धंसने लगूंगा, सरफेस का फोर्स ज्यादा हो जाए तो मैं उठ जाऊंगा। ठीक है। बुक इन ऑर्डर टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बुक। On occasion, a normal force is exerted horizontal between two objects which are in contact with each other. सेम ही चीज को है ना बार बार लिखे हम लोग। For instance, a person leans against a wall. The wall push horizontal to the surface. वॉल के थ्रू, दीवार के पास भी अगर हम लोग फोर्स करें तो हर वो चीज जो परपेंडिकुलर लग रहा हो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। बाबा फ्रिक्शनल फोर्स जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फो, वही है फ्रिक्शन। फिजिक्स के वर्ल्ड में फ्रिक्शन जो है ना वो फ्रेंड भी है और फो भी है, दुश्मन भी है। तो अभी तो फिलहाल इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। द फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस एज एन ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस इट। ठीक है। ये भी सबसे पहला क्या है? कांटेक्ट फोर्स। मतलब जब कोई फोर्स कांटेक्ट करेगा, ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगा, तभी फ्रिक्शन फोर्स। मतलब हम ऐसे करके मूव कर रहे हैं और ये थोड़ी देर के बाद आप कोई एक बॉल फेंकिए, थोड़ी देर के बाद रुक जा रहा है, मतलब धरती जो है, जो अर्थ जो है, उस पर क्या लगाया? फ्रिक्शन फोर्स लगाया। उसके और अर्थ सरफेस और बॉल के सरफेस के बीच में क्या लगा? फ्रिक्शन फोर्स लगा। तो फ्रिक्शन फोर्स भी दो सरफेस के बीच का फिनोमिना है। और मेक एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस इट। ठीक है। देयर इज, हमेशा याद रखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। देयरफॉर एटलीस्ट टू टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कैटेगराइज किए हैं कि दो टाइप का होता है, स्लाइडिंग होता है और स्टैटिक होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बुक स्लाइड्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द डेस्क, then the desk exert a friction force in the opposite direction of motion। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि opposite direction of motion। मोशन के हमेशा क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में ही आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन रिजल्ट फ्रॉम द टू सर्फेसेस बीइंग प्रेस्ड टुगेदर क्लोजली cause intermolecular attractive force between the molecule of the different surfaces। सरफेस है, दो सरफेस के बीच में, ये बताने का है कि हमारा एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस ऐसा है, ग्रुप्स बना हुआ। सरफेस जो है ना पूरा स्मूथ नहीं होता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा? लेस होगा। फ्रिक्शन क्या होगा? लेस होगा। यहाँ पे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? मोर होगा, ये लार्ज होगा। फ्रिक्शन क्या होगा आपका? लार्ज होगा। तो आप इतना ध्यान रखना है कि जितना सरफेस रफ रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है। इसलिए आप अगर स्लाइड कर रहे हैं तो रफ सरफेस पे स्लाइड कीजिए, ज़्यादा तो स्लाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो आप आसानी से स्लाइड कर पाएंगे और दूर तक कर पाएंगे। एज सच फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस एंड अपॉन द डिग्री टू देयर दे आर प्रेस्ड टुगेदर। तो जाहिर सी बात है, ये स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है या दो सरफेस के बीच में है, तो सरफेस पे भी फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। अगर आपका स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। रफ सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। ठीक है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर एवरी मूवमेंट इन लाइफ। मतलब हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रिक्शन के बिना हम लोग चल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, ना लिफ्ट कर सकते हैं, ना होल्ड कर सकते हैं, ना खड़ा रह सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, हम स्लिप करते रह जाएंगे। तब है कि अगर फ्रिक्शन है तो नुकसान भी है। हमारा पैर का चप्पल, जूता का शूज जो है ना, सोल जो घिस रहा है, वियर टियर, मशीन का पार्ट जो है ना वियर टियर हो रहा है, ये जितना भी है वियरिंग टियरिंग, ये सब किसका? फ्रिक्शन का ही देना है। फ्रिक्शन नहीं होता, नहीं होता। ये भी है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता हम लोग माचिस कैसे जलाते हैं? माचिस में फ्रिक्शन होता है तभी नहीं चलता है ना। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू अ रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी बॉडी मूवमेंट। इफ वी स्टॉप पैडल अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन। अगर पैडल मारना बंद कर दें या एक्सेलेटर लेना गाड़ी में, स्कूटी में बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि चक्का और अर्थ के बीच में जो है ना हमेशा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है अगेंस्ट द वेलोसिटी या अगेंस्ट द स्पीड। ठीक है। तो जाहिर सी बात है रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है।
तब है आपका एयर रेसिस्टेंस फोर्स। एयर रेसिस्टेंस फोर्स, एयर रेसिस्टेंस क्या है? तो एयर के थ्रू जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या एयर के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, अब चूंकि एयर कम मैग्नीट्यूड में है, अभी भी एयर है ना, मूव कर रहा है, लेकिन हमको उसका फ्रिक्शन फोर्स समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर हवा कस की जाए, अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं, अगर आपका बाल है, ऐसे मेरा तो नहीं है, हमको पता चलेगा नहीं, अगर आप बाइक पे बैठे हैं तो बाल आपका जो है ना वो पीछे की ओर जाता है। क्यों? तो वो एयर का प्रेशर के कारण जो है ना वो पीछे की ओर जाता है। ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन है, उनके इंजन्स का जो डिजाइन है ना वो इस तरह से किया जाता है, उनके इंजन्स का डिजाइन कुछ इस तरह से किया जाता है। जितने भी हाईली स्पीड ट्रेन रहते हैं ना वो इस तरह से उनके इंजन का डिजाइन किया जाता है। मतलब ये जो डिजाइन बना वो एयर रेसिस्टेंस को कम करने के लिए, एयर रेसिस्टेंस को कम करने के लिए। पैराशूट आप देखते हो ना कि जो ऊपर से पैराग्लाइडर जो होते हैं, जो ऊपर से ग्लाइड करते हैं, कूदते हैं एरोप्लेन से, तो वो अपना पंख है ना फैलाते हैं, या उनका जो पोशाक रहता है कुछ इस टाइप का रहता है कि वो फैलने पे जो है ना एयर को बहुत ज़्यादा एयर को रोकेगा। अब रोकेगा तो एयर में जो है ना वो फ्लोट करते हैं पैराशूट। ठीक है, समझ तो रही होंगे आप लोग। टेंशन फोर्स कब होगा? जब स्ट्रिंग में किसी चीज़ को टांगेंगे, रूफ में, रस्सी में किसी चीज़ को टांगेंगे ना, तो ये टेंशन फोर्स होगा। ठीक है, द टेंशन फोर्स इज द फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग, रूफ, केबल और वायर व्हेन इट इज पुल्ड टाइट बाय फोर्स एक्टिंग अपॉन द अपोजिट एंड। ठीक है, कुछ भी चीज़ को रूफ में, केबल में, वायर में अगर हम लोग टांग रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अगर ये वायर है, सपोज अगर ये वायर है और इसमें जो है ना ऐसे करके अगर हम लोग टांग दिए, सपोज ऐसे करके टांग दिए, तो इस स्ट्रिंग पे जो आएगा वो क्या आएगा? आपका टेंशन फोर्स आएगा। क्या आएगा? टेंशन फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है? द टेंशन फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड पुल इक्वली ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन अपोजिट एंड ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब ये हमेशा जो टेंशन फोर्स है वो वायर के अलोंग ही लगेगा, वायर के अलोंग, क्योंकि ये ना ऐसे लगेगा ना ऐसे लगेगा, वायर के अलोंग लगेगा। और अगर ये टंगा हुआ है, तो जितना फोर्स ये नीचे की ओर लगा रहा है उतना ही टेंशन फोर्स ये क्या लगा रहा है? ऊपर की ओर लगा रहा है, तभी ये टंगा हुआ रहेगा। ऐसे तो हम पकड़े हुए हैं, लेकिन अगर इस पेन का मास ज़्यादा हो जाए, वेट ज़्यादा हो जाए, इसके टेंशन से वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी चीज़ रूफ में टंगा हुआ है, किसको टांग सकते हैं? उसके मास से ज़्यादा टेंशन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ना उसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो वही है आपका टेंशन फोर्स। ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ये सब पढ़ लिए होंगे। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग के थ्रू जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, पहले पेन वगैरह में यूज करते थे, या गाड़ी के सॉकर में जो स्प्रिंग है, तो वही है। द स्प्रिंग फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग अपॉन एनी ऑब्जेक्ट विच इज अटैच टू इट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, अटैचमेंट जरूरी है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विच कंप्रेस और स्ट्रेच अ स्प्रिंग इज ऑलवेज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच रीस्टोर द ऑब्जेक्ट टू इट रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम पोजिशन में लाने में हेल्प करता है। आगे की ओर फ्यूचर के लिए बता दे रहे हैं। अगर ये लाइन नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पहला वाला ये इतना समझ लीजिएगा कि ये आपके काम का है। अगर ये दोनों नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑब्जेक्ट विच कंप्रेस और स्ट्रेच अ स्प्रिंग इज ऑलवेज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच रिस्टोर द ऑब्जेक्ट टू इट्स। जैसे स्प्रिंग है ना, उतना समझिए नहीं, स्प्रिंग को खींच के रखें, अभी छोड़ दें, वो अपने आप को फिर से वो अपने पोजीशन पे लेके आना चाहेगा, और जितना फोर्स लगाएंगे वो ऊपर की ओर भी उतना ही वो खींचना चाहेगा। ठीक है, द मोस्ट स्प्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। जाहिर सी बात है। ठीक है, और यही एक साइंटिस्ट थे हुक्स साहब, उन्होंने ही लिया था, स्पेशली दोज विच आर सेड टू बी ओबे हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ फॉलो करता है। ये फ्यूचर के लिए है, जान के रखिएगा कि स्प्रिंग फोर्स में एक हुक्स लॉ आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा वहाँ पे भी। यहाँ पे बस आप ये है कि ये मान लेते हैं ये स्प्रिंग है और यहाँ से अगर आप खींच रहे हैं तो यहाँ से ये फोर्स, ये कंप्रेशन जो है ना इधर की ओर लगाएगा, जितना आप इधर लगाएंगे तो ये स्ट्रेच होता है। क्या होता है? स्ट्रेच। तो ये स्ट्रेचिंग फोर्स जितना होगा, जितना ही आप यहाँ खींचे है ना, वही स्ट्रेचिंग फोर्स इधर की ओर। जैसे ही आप छोड़ेंगे ये फिर से क्या हो जाएगा? पूरा अपने रेस्ट वाले पोजीशन में आ जाएगा। किसके कारण? स्प्रिंग फोर्स के कारण। स्प्रिंग में डेवलप होने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स। तब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब अब इसमें सरफेस का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है, मतलब दूर से, ज़्यादा, जैसे ये और इसके बीच में बिना टच हुए अगर कोई फोर्स लग रहा है
तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो वही है, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज विच रिजल्ट इवन विद टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। तब है आपका इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और इस क्लास 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम लोग डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब पहुँचेंगे ग्रेविटेशन में पहुँचेंगे तो यहाँ पर समझ लेते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ, मून या कोई भी दो मास इस अर्थ के इस इन्वायरमेंट में कोई भी दो मास इस पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को खींच रहे हैं। जिस फोर्स से खींच रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ सरफेस में ग्रेविटी वर्क करता है तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी जो दो ये है मास है वो एक दूसरे को खींच रहा है अपने अपने फोर्स के हिसाब से। तो सर हम भी मून को खींच रहे हैं तो मून तो आ नहीं रहा है भाई, मैग्नीट्यूड हमारा इतना कम है कि हम उसके पास नहीं, उसको खींच के नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अर्थ और हमारे बीच में भी अट्रैक्शन, मतलब जितना अर्थ खींच रहा है उतना हम भी खींच रहे हैं। तो सर हम ही उस पर हैं, हमारे ऊपर तो वो नहीं आ रहा है, इसलिए कि हमारा मास बहुत कम है, मैग्नीट्यूड बहुत कम है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, इसलिए उस फोर्स के आगे हमारा फोर्स नेग्लिजिबल नजर आ रहा है, इसलिए हम धरती पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, रह पा रहे हैं, अच्छा है, रह ही पा रहे हैं। By definition, this is the weight of an object. All object upon Earth experience a force of gravity which is directed downward toward the center of the Earth. अभी इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। यही जो फोर्स होता है वो क्या होता है, m इंटू जी होता है, F इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या है आपका मास, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और F क्या है आपका फोर्स, कौन सा फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जी का वैल्यू जो है ना 10 टू द पावर स्क्वायर होता है यहाँ पे, मतलब जी का जो यूनिट होता है वो मैग्नीट्यूड इतना, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा, यहाँ पे ये टाइप में समझ लीजिएगा। ठीक है, और मास m क्या है आपका, मास है, समझ में आ रहा है। तब है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन, जाहिर सी बात है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट अराइजेस। अब जैसे दो मैग्नेटिक सरफेस को हम लोग टच नहीं भी करते तो भी दूसरे को खींच लेता है। खींचा मतलब अट्रैक्शन फोर्स आया ना, या रिपल्सन, दो मैग्नेट के अपोजिट पोल को सटाएंगे तो अट्रैक्शन, और सेम पोल को लेके जाएंगे तो रिपल्सन। तो बिना टच किए हुए भी वैसे करके दूर आपको जाता हुआ नजर। बचपन में हम लोग खूब खेलते थे, नहीं मैग्नेट लिए तोड़ लिए, टुकड़ा हो गया तो और अच्छा, दो मैग्नेट अब खेल रहे हैं, रिपल्सन दूर भगा रहे हैं। The basic force responsible for the action of electric motor or attraction of the motor from iron। मत जानिए, इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जानिए कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट अराइज बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर मोशन के कारण उनमें जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, पंखा वगैरह, ये जो पंखा चल रहा है ना, सीलिंग फैन जो चलता है, इसमें क्या जो कोई भी फैन अगर चल रहा है तो वही इसी पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉम्बिनेशन है, काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट अलोंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट अमॉन्ग मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जहाँ ये दोनों एराइज करेगा कब, जब मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है तब। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज मे बी डिस्क्राइब एज द इफेक्ट एक्सर्टेड अपॉन either charge by a magnetic field created by the other। ठीक है, बहुत लंबा वर्ड है, इतना याद रखिए आपके लिए। मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, बिना फिजिकली टच किए हुए। जो इंटरेक्टिंग बॉडी है उसमें कोई टचिंग, फिजिकली टच नहीं करेगा, बस। तब है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रो करंट वाला बात ही आ गया यहाँ पे। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट bearing electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज जब तक नहीं होता तब नहीं होगा। On the stationary object bearing electric charge, if the charge are of the same sign, then the force is repulsive। Same sign है negative, negative है तो repulsion। If they are the opposite sign, the force is attractive force। The strength of the force is described by Coulomb's law। Coulomb's law हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, 10th क्लास में जाएंगे, अभी बस जान लीजिए। Also called electrostatic force। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा फोर्स जो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी पे लगाया जाता है, ठीक है, अदर बॉडी पे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट।
खैर सी बात है, हम नॉन कांटेक्ट फोर्स में पढ़ ही रहे तो यहाँ तो यही रहेगा, ठीक है। तब आपका आता है 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। बैलेंस फोर्स और नेक्स्ट अनबैलेंस फोर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।